नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मानव रोग और मानव रोगों में आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिक रोग कौन कौन से होते हैं, जेनेटिक्स जो डिजीज होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लासों में हम जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, ठीक है, कवक जनित रोग, कर्मियों के द्वारा होने वाले रोग, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, ठीक है, और साथ ही साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक रोगों के बारे में 6-7 क्लासों में अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो वो क्लासें आप पहले जरूर देखें। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे जो जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, जो आनुवंशिक विकार है ना, आनुवंशिक जो रोग है वो कौन कौन से होता है उनके बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। पर आनुवंशिक रोगों के बारे में उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में शामिल है, क्योंकि बाकी वाली चीजों को देखने से कोई मतलब नहीं है, डीप साइंस की चीजें हमें नहीं पढ़नी है। तो प्रमुख आनुवंशिक रोग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आज अपन डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रमुख आनुवंशिक रोग है वो कौन कौन से है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन हीमोफीलिया के बारे में। तो हीमोफीलिया क्या होता है? ठीक है, तो ये रोग एक लिंग संलग्न रोग है। किस प्रकार का? लिंग संलग्न रोग है, मतलब एक आनुवंशिक रोग है। ठीक है, किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिक रोग है। इसका मतलब जो जीन होता है वो लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है, पर आपको इतना डिटेल से देखना नहीं है। ठीक है, आपको इतना याद रखना आनुवंशिक रोग है या लिंग संलग्न रोग है। आगे देखें, आगे इस रोग की वाहक स्त्री या महिला होती है। मतलब इस रोग का जो संचरण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री के द्वारा। तो स्त्री इसमें रोगवाहक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? स्त्री इसमें रोगवाहक का कार्य करती है। आगे देखो, जबकि ये रोग मुख्यतः पुरुषों में होता है। ध्यान रखना, किसमें होता है? मुख्यतः पुरुषों में होता है। बहुत ही कम चांस होता है कि महिलाओं में ये रोग होता है। वर्णांतता मुख्यतः पुरुषों में होने वाली आनुवंशिक बीमारी है, परंतु इस रोग की जो रोगवाहक होती है वो महिलाएं होती है, और खास तौर पर विषम युग्मनजी महिला। किस प्रकार की? विषम युग्मनजी महिला। अब ये विषम युग्मनजी क्या है इसको आपको डिटेल से नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि जब इनकी गुणसूत्रों की बात करते हैं तब समझ में आता है ये। आगे देखो, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को थोड़ी सी चोट लगने पर, है ना, थोड़ी सी चोट लगेगी तो चोट लगने पर उससे लगातार रक्त निकलता रहता है ना, लगातार खून बहता रहता है। मतलब रक्त का इस रोग में क्या है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? रुधिर का स्कंदन नहीं होता है। लगातार जो है वो रक्त बहता रहता है। और कहीं इस प्रकार की मान लो कि एक्सीडेंट जैसी कोई घटना हो गई और उस व्यक्ति को यदि हीमोफीलिया रोग है, तो हीमोफीलिया रोग है तो उसमें क्या होगा कि यदि तुरंत उसको चिकित्सकीय सहायता नहीं पहुंचाई गई तो शरीर से बहुत ज्यादा रक्त बाहर निकल जाएगा और ऐसी कंडीशन में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। आगे बात सुन, तो ये है अपने हीमोफीलिया। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। हिम किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किसमें होता है? रक्त में। तो इसको आप रक्त से याद रख सकते हो, रक्त, और फीलिया फ्लो। फीलिया का मतलब फ्लो यानी बहना, रक्त लगातार बहता रहता है। तो इस प्रकार एक ट्रिक भी आप इसका बना सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रिक आपके इस रोग में काम में आ सकता है। आगे बात करें वर्णांधता। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। वर्ण का मतलब क्या हो गया? रंग। वर्ण का मतलब हो गया रंग, और अंधता का मतलब अंधापन। अंधता का मतलब क्या हो गया? अंधापन। रंगों से संबंधित अंधापन का मतलब है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति है वो रंगों में भेद नहीं कर पाएगा, है ना। उसको जो वस्तु है वो धुंधली दिखाई देगी। जिस रंग की वस्तु है वो उस रंग की उसको दिखाई देगी नहीं। वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन उसको कलर मालूम नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? कलर का पता नहीं चलेगा। बात करें, देखो, ये भी एक आनुवंशिक रोग है। ये भी किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिक विकार है ना, जेनेटिक डिजीज है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति मुख्यतः किसमें? लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। अर्थात लाल और हरे रंग की जो वस्तु है वो उसको धुंधली दिखाई देगी या उसकी कलर की पहचान नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं?
कलर ब्लाइंडनेस डिजीज बोलते हैं इसको। कलर में ब्लाइंड होता है, वो अंधा होता है कलर के मामले में, लेकिन वो अंधा होता है, उसको कलर का डिफरेंस पता नहीं चल पाता है। तो ये है अपने वर्णांधता रोग। आगे देखें अपन, अगला है सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोशिका अरक्तता क्या, देखो इस आनुवंशिक रोग से ग्रसित व्यक्ति में हीमोग्लोबिन अणु, कौन सा अणु, हीमोग्लोबिन अणु की संरचना में परिवर्तन से, किसमें, हीमोग्लोबिन अणु की जो आणविक संरचना है उस आणविक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन से लाल रक्त कणिकाओं, है ना, किनकी, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का जो आकार है, आरबीसी का जो लाल रुधिर कणिकाओं का जो आकार है वो हंसिए के समान या दराती के समान हो जाता है। दराती होती है ना, खेतों के अंदर चारा वगैरह काटने के लिए जो दराती होती है काम में लेता है ना, तो उस हंसिए या दराती के समान आरबीसी का आकार है वो हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझो, किसके कारण, हीमोग्लोबिन अणु की आणविक संरचना में परिवर्तन के कारण। ठीक है, आगे देखो, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में ऑक्सीजन परिवहन संबंधी, है ना, ऑक्सीजन परिवहन संबंधी समस्या रहती है। क्यों, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन बनता है वो आप यूं कह दो विकृत हीमोग्लोबिन बनता है। कैसा हीमोग्लोबिन, विकृत हीमोग्लोबिन बनता है। तो हीमोग्लोबिन अपने को पता है किसका सप्लाई करता है, ऑक्सीजन की। अरे जब हमने श्वसन वाला चैप्टर पढ़ा था, वो श्वसन वाले चैप्टर में इस चीज को मैं डिटेल से बता चुका हूं आपको कि हम जो श्वसन में जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसको हीमोग्लोबिन, 97% ऑक्सीजन का परिवहन है वो हीमोग्लोबिन करता है हमारे शरीर के अंदर। तो विकृत हीमोग्लोबिन बन जाता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ठीक से नहीं हो पाती है। ऐसे व्यक्ति में श्वास संबंधी समस्याएं रहती है। यदि वो थोड़ा कोई कठिन काम करेगा तो उसकी श्वास फूल जाएगी, मतलब वो हार्ड काम तो कर ही नहीं सकता है व्यक्ति। सामान्य जनरल काम कर, थोड़ी सी ऊंचाई पे चढ़ेगा तो भी उसकी सांसें फूल जाएगी, आगे बात सुन, और ऑक्सीजन सप्लाई में बहुत बाधा होगी ऐसे व्यक्तियों में। ठीक है, तो ऑक्सीजन परिवहन संबंधी समस्या रहती है, अर्थात पर्याप्त O2 आपूर्ति नहीं हो पाती है शरीर को। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति हार्ड काम नहीं कर सकता। जैसे ही कोई कठिन काम करेगा तो उसकी सांसें फूल जाएगी। तो श्वसन संबंधी समस्या ऐसे व्यक्तियों में हमेशा ही रहती है। ठीक है, आगे देखें, अगला है फिनाइल कीटोन्यूरिया, है ना, इसको कीटोन में भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन में, क्या बोलता है, कीटोन में, कीटोन में है। तो इस रोग में क्या होता है, देखो, इस आनुवंशिक विकार युक्त व्यक्ति में फिनाइल एलिनिन अमीनो अम्ल, ये याद रखना, फिनाइल एलिनिन अमीनो अम्ल का लगातार शरीर में क्या होता रहता है, संग्रहण होता रहता है, जमा होता रहता है। ठीक है, जिसके कारण मानसिक दुर्बलता, कैसी, मानसिक दुर्बलता व्यक्ति में होती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति मानसिक तौर पर दुर्बल होता है। ठीक है, चिड़चिड़े रहते हैं। आगे, वृक्कों द्वारा इसके कम अवशोषण से, और फिनाइल एलिनिन जो अमीनो अम्ल है उसका वृक्कों के द्वारा पुनः अवशोषण भी नहीं हो पाता। पुनः अवशोषण मूत्र विसर्जन में हमने पढ़ा था, उत्सर्जन वाला चैप्टर। जब हमने उत्सर्जन वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा कि जो मूत्र में से जो नेफ्रॉन होता है ना, तो नेफ्रॉन मूत्र में से जो उपयोगी पदार्थ है, अमीनो अम्ल है ना, ग्लूकोज है, इनका पुनः अवशोषण कर लेते हैं क्योंकि वो शरीर के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, पर इसमें क्या होता है कि वृक्कों के द्वारा इस फिनाइल एलिनिन का पुनरावशोषण होता नहीं है ना, पुनरावशोषण कम होता है। कम होने से ये लगातार मूत्र द्वारा है वो बाहर निकलता रहता है। तो ये है आपके फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग। ठीक है, आगे बात, आगे देखें अपन, अगला है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम रोग क्या होता है, इस प्रकार के आनुवंशिक रोग में क्या होता है, देखो, इस आनुवंशिक रोग में 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, मतलब ट्राइसोमी, है ना, विज्ञान की भाषा में कहेंगे इसको ट्राइसोमी। अब ये होता क्या है कि अपने अंदर, मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव में जो क्रोमोसोम होता है ना, मानव में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। कितनी होती है, 46। और जोड़े कितने होते हैं, 23, 23 जोड़ी होती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और हर एक जोड़ी में कितने गुणसूत्र होते हैं, 2। कितने गुणसूत्र होता है, 2 गुणसूत्र होता है हर एक जोड़ी में। तो 21वां जो गुणसूत्र होता है वो डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, 21वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। इसलिए उस जोड़े में 2 की जगह कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे, ट्राइसोमी हो जाएगी। तो 46 से एक और एक्स्ट्रा हो गए, मतलब 21वें गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, एक और डबल कॉपी बन जाएगी। तो 21वां गुणसूत्र 2 बन जाएंगे, है ना।
21वें गुणसूत्र के कितने गुणसूत्र? 2 हो जाएंगे। तो ऑलरेडी जोड़े में 2 गुणसूत्र होता है और 21वें गुणसूत्र की एक और प्रतिलिपि बन गई, तो कुल 3 हो गए उस जोड़े के अंदर। उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में कितनी हो जाएंगी? 46 हो जाएगी, 47 हो जाएगी। देखो हाँ, ट्राइसोमी हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति में 47 है ना, 47 गुणसूत्र हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में कुल गुणसूत्र कितना होता है? 47। ध्यान रखना, ये एक सवाल पूछा गया है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 45, 47, 48, तो 47 होता है। ध्यान रखना है। आगे देखो, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति छोटे कद का होता है, गोल सिर वाला होता है, कद छोटा बोना है ना, बोना रहता है ना, ड्वार्फ, और गोल सिर वाला होता है। जीभ में खांच रहती है, द्विपल है ना, जीभ में क्या रहती है? खांच बनी रहती है। ठीक है, संकीर्ण बना रहता है। मुंह आंशिक रूप से हमेशा ही कैसा रहता है? खुला रहता है। ऐसे व्यक्तियों का मुंह है वो हमेशा खुला ही रहता है, कभी मुंह है वो बंद होता नहीं है। ठीक है, आगे शारीरिक मन प्रेरक, अर्थात ये साइकोमोटर होता है ना, शारीरिक मन प्रेरक होता है दिमाग के हिसाब से। मानसिक विकास इनका क्या होता है? अवरुद्ध होता है, मंद बुद्धि। अपन कह सकते हैं कि ये कैसा होता है? मंद बुद्धि भी होता है। ठीक है, किस प्रकार के? मंद बुद्धि होता है ये। आगे देखो, चौड़ी हथेली, इनकी हथेली कैसी होती है? चौड़ी होती है, जिनमें पाल्म कीज होते हैं। ये इनका अभिलाक्षणिक गुण है। क्या है? अभिलाक्षणिक गुण है इसका, अभिलाक्षणिक है ना, ये इनका अभिलाक्षणिक गुण होता है। ध्यान रखना है, पाल्म कीज है ना, पाल्म कीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कई बार ये पूछा गया। आगे देखते हैं अपन, अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? इस प्रकार के आनुवंशिक रोग में देखो, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है ना, एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति में कुल गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 47 हो जाएगी। अरे 46 तो होता ही है व्यक्ति में। नर की बात करें तो 46 होता है। कैसा होता है? 44 प्लस एक्स एक्स होता है ना, किसमें? नर में। किसमें? सॉरी, एक्स वाई। नर की बात करें क्योंकि ये नर में होने वाला रोग है, तो 44 प्लस एक्स वाई मतलब 44 और 2 46। पिछली क्लासों में मैंने इसके बारे में बता चुका, जब मानव में लिंग निर्धारण हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम की एक और प्रतिलिपि बन जाती है, तो एक्स और डबल एक्स हो जाएगा, और वाई तो 46 तो ऑलरेडी है और एक और बढ़ जाएगा तो 47 हो जाएंगे, है ना। ये वाली स्थिति 44 तो है, एक एक्स डबल बन गया। ठीक है, एक एक्स और वाई तो वैसे ही होता है नर के अंदर, अपर एक्स की प्रतिलिपि बनने के कारण ये एक और एक्स डबल बन गया। ठीक है, तो टोटल गुणसूत्र हो गए 44 एक्स एक्स वाई मतलब 3 ये हो गए, 44 और 3 47 गुणसूत्र हो जाता है इस रोग में। आगे देखो, इस प्रकार के व्यक्ति की मतलब है नर की बात हो रही है, ये नर में हो रहा है। तो इस प्रकार के व्यक्ति समग्र रूप से पुंज प्रदान होता है, मतलब ये दिखने में तो नर के जैसे होता है, दिखने में कैसे होता है? मोटे तौर पर, या इसमें ज्यादा जो लक्षण है वो नर के होते हैं, जैसे आवाज का भारी होना, है ना, स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं होना, है ना, मतलब दिखने में ये नर के जैसे दिखते हैं। ठीक है, परंतु दिखने में नर के जैसे होता है, परंतु इनमें स्त्रीवत लक्षण भी पाए जाते हैं। किस प्रकार के? स्त्रीवत लक्षण है वो भी पाए जाते हैं इनमें। आगे बात करें, ठीक है, तो अपन बात करें इनमें जो ये आप आनुवंशिक रोग देख रहे हो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टनल सिंड्रोम, जो हिजड़े होता है उनमें ये होता है। ठीक है, बस ये मान लो आप, वो इसी वजह से इन्हीं आनुवंशिक विकारों के कारण वो जो व्यक्ति है वो हिजड़े उत्पन्न होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक तो इस प्रकार का हो गया, और अगला है आपके टर्नर सिंड्रोम। तो इस प्रकार से ग्रसित व्यक्ति में एक एक्स क्रोमोसोम की क्या होती है? कमी होती है। उसमें एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया, जबकि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया? कम हो जाता है, जिससे महिला में, ये महिलाओं में होता है, जिससे महिला में क्रोमोसोम संख्या कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। 44 प्लस एक्स 0, या 0 है, एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया? कम हो गया, है ना, तो 45 गुणसूत्र बचेंगे, 44 प्लस एक्स 0 की स्थिति रहेगी। ठीक है, ये स्त्रियां बांझ होती है ना, संतानें उत्पन्न नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि इनमें अंडाशय अल्पवर्धित होते हैं, क्योंकि अंडाशय से क्या बनता है? अंडाणु बनता है। अंडाणु किसको बोलते हैं? मादा युग्मक को। किसको बोलते हैं? मादा युग्मक को। और निषेचन प्रक्रिया के दौरान अंडाणु नर के शुक्राणु के साथ में संलयन करके युग्मनज बनाता है, जाइगोट बनाता है और संतति का निर्माण करता है।
चूंकि इनमें एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, इसलिए इनका अंडाशय पूर्ण विकसित नहीं होता है और कभी भी इनमें अंडाणु बनते ही नहीं है। अंडाणु न बनने के कारण ऐसी जो स्त्री होती है वो कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है, आजीवन वो बांझ रहती है। और आपने समाज में भी देखा होगा कि कई महिलाओं के है वो आपके संतानें होती ही नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार आगे देखो, इनमें एक मादा के द्वितीयक गौण लैंगिक जो लक्षण है उनका भी क्या होता है? अभाव। द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण जो मादाओं के लक्षण होता है, आवाज का पतला होना है ना, स्तनों का विकास होना, जो भी है ना, तो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण है वो इनमें नहीं पाए जाते मादाओं के। तो ये है अपने आनुवंशिक विकार या जेनेटिक रोग कौन कौन से होते हैं। तो मानव रोगों में आज ये अंतिम क्लास है, ठीक है। इसके बाद बचे आपके जो असंक्रामक रोग है, ठीक है। तो असंक्रामक रोगों में ये थे चल रहे थे अपने, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो एक संक्रामक रोग है जो विटामिन ए की कमी से, बी सी डी ई की कमी से, या इसके साथ ही साथ आयोडीन की कमी से, है ना, कैल्शियम वगैरह इन पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो इन सब को मैं जो हमने पोषण वाला चैप्टर पढ़ा है, पोषण वाले चैप्टर में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जो रोग है उनमें मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो बार बार समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। तो उन रोगों को, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को आप उन क्लासों में जरूर देख लेना। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके वो क्लासें आपको मिल जाएगी। तो आज हम मानव रोग से संबंधित जो भी हमारा चैप्टर है इसको आज अपन विराम देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आज की क्लास को भी विराम देते हैं। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। इसके अतिरिक्त आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसका जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको एग्जाम संबंधी अपडेट है, ठीक है, गणित है, विज्ञान है, जीके है, राजस्थान जीके है, ठीक है, करंट जीके, इनके डेली क्विज है वो वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। कल एक नए चैप्टर के साथ, नई क्लास के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।